नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। आज की चर्चा खास होने वाली है क्योंकि आज से चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। मानसून सत्र कई मामलों को लेकर अहम माना जा रहा है। विपक्ष सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के जुड़े मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार सत्र के दौरान अपनी उपलब्धियों को सामने रखने और कई विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं सत्र में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा हंगामा होने वाला है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। हरियाणा की सियासत इस वक्त बेहद अहम मोड़ पर है क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार 22 अगस्त यानी आज से शुरू होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला ये सत्र विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। परंपरा रही है कि मानसून सत्र में सरकार को विपक्ष कई सवालों पर घेरता है। वहीं सरकार अपने एजेंडे और नीतियों को जनता के सामने रखने की कोशिश करती है। इस बार भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हो सकती हैं। कांग्रेस ने आज दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे। इसमें ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह सरकार को घेरा जाए। माना जा रहा है कि कांग्रेस बेरोजगारी, किसानों की समस्या, कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार से कई सवाल पूछ सकती है। बता दें, कांग्रेस का यह भी कहना है कि जनता से जुड़े गंभीर विषय पर सरकार जवाबदेही नहीं करेगी और यही वजह है कि वे विधानसभा में जोरदार तरीके से अपनी बात उठाएंगे। दूसरी ओर सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी इस सत्र को विकासमुखी और जनहितकारी साबित करने की कोशिश करेंगे। सरकार का कहना है कि इस बार कई अहम विधेयक पेश होंगे और विपक्ष को सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। सरकार इस सत्र को अपनी योजनाओं और कामकाज को जनता तक पहुंचाने का मंच मान रही है। इसके साथ ही इनेलो जैसे क्षेत्रीय दल भी इस सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और प्रासंगिकता साबित करने की तैयारी कर रहे हैं। इनेलो का फोकस मुख्य रूप से किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर हो सकता है। तो इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रामराजी जी आपसे रहेगा कि सत्र की शुरुआत हो रही है, बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? आपको मालूम है आज से हमारा मानसून सत्र का हमारा सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा का मानसून सत्र, और ये 2 बजे से शुरू होगा। और इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की भी कल मीटिंग ली और हमारे भाजपा विधायकों की भी मीटिंग ली और हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में रहेंगे, सभी मंत्री सदन में रहेंगे। मेरा विपक्ष वाले एमएलए साहिबान से भी विनम्र आग्रह है कि वो शोर शराबा ना करें और जनहित के मुद्दे उठाएं, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं वो उठाएं, उनका समाधान करवाएं, क्योंकि हमारी सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। विधायक चाहे किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और जिस तरह से विकास की गति तेज हो रही है, ये हमारी सरकार फोकस कर रही है, बेरोजगारी पर फोकस कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी हो रहा है और आईएमटी बनाए जा रहे हैं और हमारे जींद में भी बड़ी खुशी की बात है, आईएमटी बनेगी, औद्योगिक क्षेत्र बनेगा
और बुनियादी ढांचा हमारा बहुत मजबूत हुआ है, जिसमें स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, रोड्स हैं, जैसे जिस तरह से रोड का जाल बिछाया गया है, मेट्रो का आगे बढ़ाई गई है। तो मैं समझता हूँ ये अपना आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। बिजली घर का भी उद्घाटन हो गया है और एयरपोर्ट भी वहां से चालू हो गया। पहली फ्लाइट हिसार से वहां अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने उसको रवाना किया। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं, छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और महिला शक्ति, हमारी बहनों को जो हमने शक्ति प्रदान की है, 33% आरक्षण दिया है। और मुस्लिम बहनों के लिए ये 3 तलाक कष्टदायक था, उसको खत्म किया है। और जिस तरह से हमारी बहनों को आगे लाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये अपना आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि कांग्रेस ने तो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, कोई काम किया नहीं, यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई। आज छत्ती बरादरी खुश है जिस तरह से डीएससी समाज को उसका हिस्सा दिया गया। बेरोजगारों को जो इनका भर्ती रोको गैंग ने 25,000 भर्तियां रोक ली थी इलेक्शन से पहले, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी पार्टी ने दूसरा अगले टर्म का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाइयों, मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार पदभार बाद में ग्रहण करेगी, मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा। पहले इन बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार प्रदान करूंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा, इनका ज्वाइनिंग करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो जुबान के धनी हैं, उन्होंने अपना वायदा निभाया। और जिस तरह से हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे निकल रहा है। और मैं समझता हूँ ये अपना आप में विकास की गाड़ी है जो, और उसके सारथी आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी हैं। ये अपना आप में हमारे लिए गौरव की बात है। और 3-3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी उस घर का बच्चा नहीं लगा था। आज उस घर का बालक, आज उस घर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और इनका थोड़ा सा माइक बंद कर दो, इनका मुंह पर टेप लगा दो। ये ऐसे बोलती रहेंगे, इनका माइक बंद कर दो, इनको बोलने की आदत है। आप बने रहें, आपके पास दोबारा वापस आएंगे। मुद्दे से भटक रहे, मुद्दे तो इनके पास है नहीं। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार। रामराजी जी, आप बने रहें। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बने, तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बने, और डॉक्टर नायब सिंह सैनी की दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने। ये जनता के आशीर्वाद से हुआ। कमल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि सत्ता पक्ष की तैयारी, कमल जी मेरा सवाल आपसे है कि सत्ता पक्ष की तैयारियां सत्र को लेकर जोरों शोरों से हो रखी हैं, तो बात करें विपक्ष की क्या तैयारियां, क्या रणनीति बनाई गई है सत्र को लेकर? राम राम जी, राम राम, राम राम। रामराजी जी, आप बने रहें, आपके पास आएंगे। अभी पहले कमल जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप भगवान श्री राम के विरोधी हो, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो, तो जनता देख रही है। रामराजी जी, अपनी बारी का इंतजार करिए। मेरा सवाल कमल जी से है, तो उन्हें अपना जवाब देने दीजिए। आप मैं कुछ बोल दूंगी, कुछ तो आपको बुरा लगेगा, भाषा का इस्तेमाल फिर आप कहेंगे। हमेशा इसका ऑडियो ऊंचा होता है, कभी आप डाउन नहीं करते। जी कमल जी, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, ऑडियो डाउन कीजिए इसका, बीच में ना बोले। कर दिया गया है उनका ऑडियो डाउन। ठीक है, थैंक यू। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा नेगेटिव बात ना करें, मुद्दे उठाएं, यानी कि भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकारा कि मुद्दे बहुत हैं। पहली बात, अभी फ्रेश मुद्दा तो हमारी मनीषा बेटी का ही है, जिसके 10 दिन के बाद दाह संस्कार हुआ। कौन उसमें इन्वॉल्व है? भाजपा, जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी, और वो दाह संस्कार करने के लिए जबरदस्ती खड़ी हुई थी, लेकिन गांव के लाखों लोग वहां खड़े हो गए। ठीक है, नेगेटिविटी 11 सालों में ये फैला रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि इनकी तरक्की हो रही है, चोरों की तरक्की हो रही है। छोटे चोर है केंद्र में, बड़े चोर बैठे हुए हैं, इनको गाड़ियां मिल रही हैं, इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, इनको रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तो वोट चोर से बनते हैं, जो कहते हैं जनता ने नकारा, जनता ने नहीं नकारा। अब तो खुलेआम बात होगी। अब तो मैं ये चुनौती देती हूँ भाजपा के प्रवक्ता को कि अपने आका को कहें, नायब सिंह को भी चुनौती देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब जो हमने निकाला महादेवपुरा का,
महाराष्ट्र का, हरियाणा में भी वोटों की चोरी हुई है। हम तो पहले ही बता रहे थे, डे 1 से मैं बोल रही हूँ कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया। ये वोट चोरी से ही प्रधानमंत्री बना है मोदी दूसरी बार, पहली बार भी नहीं दूसरी बार, शायद पहली बार भी हो सकता है ऐसे ही बनाओ। खैर, बाकी हमारे मुद्दे बहुत हैं, हमें सलाह इन लोगों की नहीं चाहिए। इनकी सरकार तैयार है, मैं बताती किस चीज के लिए तैयार है। एक तो झूठ बोलने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए और गुमराह करने के लिए। और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि विकास की गति रफ्तार पकड़ रही, विकास के विनाश के भ्रष्टाचार की गति रफ्तार पकड़ रही है। और गुड़गांव को तो सत्यानाश बना दिया इन्होंने। जींद में अब क्या नया बनाएंगे? ये जल भराव की स्थिति तो सारे ने देखी है। वो पत्रकार स्विमिंग करते हुए जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नाव में लोग बैठे हैं, हर जगह जल भराव की स्थिति, कोई काम नहीं, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं इनका। दूसरी बात, अंग्रेजों वाली बात करते हैं बांटने की। अब हमारी बात को ना, इनके पास अपनी शब्दावली भी नहीं है, हमारी बात को ये हमें भी चिपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ों की जमात के नहीं है हम लोग। और क्योंकि अंग्रेजों ने कल चला था ना डिवाइड एंड रूल, इतना तो बुरा हाल, इतनी आर्थिक असमानता तो अंग्रेजों के टाइम में नहीं हुई जितनी ये भाजपा की मोदी सरकार ने कर दी। दूसरी, हमारे यहाँ भर्ती रोको गैंग कोई नहीं है, HKRN भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा, अब उसमें भी छटनी हो रही है। और जो 25,000 नौकरी की बात कर रहे थे उसमें से भी 18,000 को मिली है, वो भी उनको 10-12 हजार की तनख्वाह मिल रही है, जो कि एक पक्के कर्मचारी को 80-90 हजार तक मिलती है। दूसरी बात, वोट चोरी जनता का आशीर्वाद नहीं है, वोट चोरी से सरकार बनी है और इनको सुविधाएं मिल रही हैं, इसीलिए आके नॉन स्टॉप जो है बकबक करते हैं चैनल पर कि हमारी सरकार, हमारी भाजपा सरकार जनता के आशीर्वाद से। कोई जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था, जनता तो चाहती नहीं देखना भी। यहाँ तक एक चीज और बता दूं मैं, प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ 35,000 लोगों ने देखा, क्योंकि वही पुरानी उबाऊ बातें और सब वही बेकार के जुमले पिछले। और एक वहां पर देखने वाले ने ये भी पूछ लिया कि जी जरा मेरा तो डेटा खत्म होने वाला है, आप ये बता दो कि आपने वोट चोरी की कि नहीं की, ठीक है। दूसरी बात, एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरह काम कर रही है, चाहे वो न्याय सरकार है, क्योंकि न्याय भी तो कठपुतली है केंद्र की, वो तो ऐसे है ही नहीं है जिसके लिए अनिल विज ने कहा उड़न खटोले से नहीं उतरते। दूसरी बात मैं बताऊंगी, ड्रोन दीदी कहाँ गई? बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोला था प्रधानमंत्री ने, उसके लिए कभी माफी भी नहीं मांगी। 40,000 एजुकेशन का सुन लीजिए, 40,000 स्टूडेंट का बस पास रद्द कर दिया इन्होंने। 40 करोड़ से छात्रवृत्ति देनी थी, उसकी जगह वो छात्रवृत्ति खत्म कर दी, उसकी जगह 62 करोड़ प्रधान परिधान और प्रचार मंत्री ने अपने मन की शिक्षा पर बात करने में खर्च कर दी, लेकिन 40 करोड़ बच्चों को नहीं दिए। ऐसी दुष्ट सरकार है ये। 40 और 38,000 हरियाणा का मैं बता रही हूँ आंकड़ा, चेक कर ले जाके भाजपा का प्रवक्ता, फिर मुंह खोला करे, झूठ बोलने के लिए ना मुंह खोला करे, क्योंकि इनको सुविधाएं मिलती है अपने मतलब के लिए, प्रदेश को बर्बाद करेंगे ये। 38,000 शिक्षकों का जो पद है वो खाली है, पहली बात। 5,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। अब उसकी बात मैं बताऊंगी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये क्या है, व्हाट इज दिस? मुझे म्यूट क्यों कर दिया आपने? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी जी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कोई खबर ही नहीं आई है, जो दीदी आप हैरान होंगी। वही पुरानी, अच्छा 500 में गैस कब मिलेगी? ड्रोन दीदी कब बनी? 8 लाख का ड्रोन आता है, कब मिलेगी? कब मिलेगी? 500 में सिलेंडर कब मिलेगा? 2100 रुपए बहनों के खाते में आए थे। एक भी वायदा पूरा किया हो 11 सालों में तो लिख के दे दे और श्वेत पत्र जारी करके जाए, नहीं तो नाक रगड़ के माफी मांग के जाए प्रवक्ता। और भी मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो इन्होंने पहलवान बेटियों के साथ भी किया। जो बेटी कहते हैं, बेटी हमारी बेटी हमारी बेटी, पहलवान बेटियों के लिए क्या क्या बकवास इसी प्रवक्ता ने की थी कि वो तो जी हाँ पता चल गया, वो तो राजनीतिक वो था। अरे मारा पीटा घसीटा तो दिल्ली में अमित शाह की पुलिस ने था ना, हमने तो मारा पीटा नहीं था, हमारा तो पूरा सर। वो फिर बोला उसको चुप कराइए, शराब। वो म्यूट है कमल, वो बोल रहे हैं, वो म्यूट है, आप अपनी बात रखिए, उनकी आवाज आप तक नहीं आएगी, उनको आपने म्यूट कर रखा है। अरे आ रही है मुझे आवाज, तभी मैंने कहा। मैं बता रही, पहलवान बेटियों को मारा पीटा घसीटा गया इन्हीं की सरकार ने, जो हमारे देश की आन बान शान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान बढ़ाती है भारत का। इन्होंने भारत की सारी इमेज जो है, सारी जो इनकी हमारी जो एक छवि बनी हुई थी, इन्होंने सारी मटिया मेट कर दी, इन्होंने गटर में डाल दी इन्होंने। कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, कोई भी हमारे पास नहीं आता, और पाकिस्तान हमसे ऊपर हो गया है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप 36 बार भिगो के मार चुका तमाचे इनको, और लेकिन इनको समझ नहीं आता। और एक चीज कहना चाहूंगी मैं कि एजुकेशन का 66% जो यूजीसी का आता था बजट, 66% बजट इन्होंने कम कर दिया। 66% मीन्स अ लॉट। अगर आप 10 लाख या 1 लाख करोड़ दे रहे हैं तो यानी कि आपने, या मान लीजिए आप 5-6 हजार करोड़ भी दे रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो उसमें से 66% माइनस कर दीजिए आप, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, बाबा जी का ठुल्लू बना।
मनीषा का अपमान अभी अब लॉ एंड ऑर्डर की बात सुन लीजिए। जल भराव का तो मैंने बताया, किसानों का हाल मैंने बता दिया। पिछले साल जींद उचाना में लाखियां चली, लहू लुहान हुए हमारे किसान भाइयों। ये कहते हैं किसानी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी बात, एलविश यादव के घर पर गोलियां चली, जो बिग बॉस का विनर था, वो इसको पता नहीं है। और अभी मनीषा के साथ क्या हुआ, कोई पुलिस नहीं, इनकी नहीं की पुलिस, शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए इनको जब ये अपनी तारीफ करते हैं कि पुलिस ने ये कह दिया उसके पिता को, जब वो शिकायत कराने गए कि हमारी बेटी आई नहीं है घर पर, तो उसने कहा कि जी भाग गई होगी, 2-4 दिन में आएगी। ये इनका दृष्टिकोण है, ये इनका एटीट्यूड है बेटियों के लिए। और ये कहते हैं हमारी बेटी, नौटंकी करना बंद करो, बहुत हो गई। और मैडम 2-4 मुद्दे और गिनाना चाहूंगी मैं। लॉ एंड ऑर्डर पर तो अच्छे से घिरेगी सरकार ये। उसके अलावा ये और भी मुद्दों पर बहुत घिरने वाली है। और ये कहते हैं कि जी विपक्ष जो है ना वो लेकर आए, सकारात्मक अपने मुद्दे उठाए। मुद्दे तो उठा ही रहा है विपक्ष, जवाब क्या देती है सरकार, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। 11 साल से यही चल रहा है। रेडियो रवांडा भी इन्हीं का चलता रहता है। अब मैं आपको बता दूं, प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। वहां पर भी हॉस्पिटल जाओ डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में जाओ टीचर नहीं है। और जिसकी बात करते हैं, राशन में भी बीपीएल कार्ड भी 52 लाख में से 7 लाख काट दिए 2-3 महीने में, क्योंकि 100 गज के प्लॉट देने थे इन्होंने, जो कि इन्होंने 2022 में 27 लाख थे और 2024 फरवरी तक आते आते वो 52 लाख हो गए। अब काट रहे हैं कि जो लोगों ने कैसे वो कर लिया। अरे आपका तो खुद न्यूज कहता है कि मैं परिवहन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कम करूंगा। इसका मतलब उसने स्वीकारा कि भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार तो चरम पर है हर जगह, चाहे वो रेवेन्यू में देख लीजिए मैडम आप, या किसी भी चीज में देख लीजिए। और उसके अलावा अस्पतालों को लेकर गुड़गांव में एक जगह अस्पताल के लिए एलोकेट हुई थी, उसको तोड़कर इन्होंने पार्किंग बना दी। यानी कि इनको लोगों के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। हर चीज का निजीकरण हो रहा है, स्कूलों का भी और ये यूनिवर्सिटीज का भी और आपके अस्पतालों का भी। इतना महंगा इलाज एक आम आदमी कैसे ले लेगा? ठीक है, ये आप जाइए, जो इलाज आपके पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में 12-15 हजार में हो जाता है। दवाइयाँ मतलब मेरा तो 1300 ही लगा था, 13-16 दिन का, बाकी दवाइयाँ अपनी थी। लेकिन जो इलाज वहाँ होता है और कितना सस्ता इलाज होता है वहाँ पर, उसका कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल तो होटलों की तरह से अभी पहले आप एडवांस जमा कराओ, फिर उसके बाद आप बात करो, ठीक है। और हमारा सत्ता विपक्ष मुद्दे उठाएगा, जोर शोर से उठाएगा और उठा भी रहा है। टाइम टू टाइम आपने देखी होगी, हमें मीडिया ज्यादा जगह नहीं देता, थोड़े बहुत बाइट हमारी आ जाती है, लेकिन हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी भी जगह जगह जा रहे हैं, और हुड्डा साहब भी हमारे और सारे जो भी एमएलए हैं वो हर जगह बात उठा रहे हैं। कहीं पर पानी भराव की, कहीं पर अस्पताल की, कहीं पर किसी चीज की। और अवैध कॉलोनियों, आपको बता दूं इनलीगल कॉलोनियों का इतना मतलब बढ़ गई है इनके टाइम पे, जब से ये सरकार आई है। क्योंकि इलीगल बढ़ेंगी फिर वो लीगलाइज करेंगे, फिर उसको महंगे दामों पर बेचेंगे। और बस एक तो बातें और कहूंगी मैं, फिर उसके बाद में अपने बात कह के खत्म करूंगी मैं। हाँ जी, मैं ये कह रही थी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा भर्ती रोको गैंग इन्हीं का ही है, जो 2,09,000 सरकारी पद भरने को तैयार नहीं है, ना उनकी एड निकाली। 37 पेपर लीक करके हरियाणा में इन्होंने आरएसएस और गुजरातियों को नौकरी दी। और भ्रष्टाचार की बात इस चरम पर, आप प्रदेश का कर्जा देख लीजिए ना, उसमें से इनको भी तो जा रहा है, हीरा कटा तो इन सब में ही बटा है। कहाँ 56-57 हजार था, जिसने हरियाणा का इतना विकास किया हमारी कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा जी की सरकार ने, और इन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया। एक पीएसयू मतलब खड़ा किया हो उसका नाम बता दे। और यहाँ तक कि टेंडर 2 बार लग रहे हैं। आप सोचिए कि 2 गलियां हैं, उनके सड़क बनाने का या टाइलिंग का टेंडर लगा, एक बन गई, 2 के पैसे लिए गए, लेकिन दोनों का टेंडर दोबारा लग गया। तो ये इनका हाल है। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता। कृषि क्षेत्र में खाद की निरंतर कमी है। हम पहले भी कह रहे थे कि एक साल में 14 लाख मीट्रिक टन कम आयात हुआ, दूसरे साल 15 लाख मीट्रिक टन कम आयात हुआ। और प्लांट इन्होंने कोई नहीं लगाया, जैसे हम लोगों ने यूरिया के लगाए थे। पानीपत में यूनिट 1 से लेकर हम यूनिट 12 तक, यानी कि 12 प्लांट हमने लगा दिए थे यूरिया के। इन्होंने डीएपी का एक प्लांट लगाया हो, रेलवे लाइन 1 इंच आगे बढ़ाई हो, हमने 250 किलोमीटर आगे बढ़ाई थी। हमने मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से आपके पास भी आते हैं, जितने आपने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, पहले उन सवालों का जवाब ले लेते हैं हम, जो भी आपने आरोप लगाए हैं। तो रामराजी जी, जैसा कि कमल जी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी, रोजगार और युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कमल जी की ओर से, तो क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? देखो, पहले भ्रष्टाचार पे आ जाओ।
इनकी पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। कांग्रेस से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। और फिर इन्होंने वोट चोरी की बात कही। सबसे बड़े वोट चोर तो ये हैं। उस टाइम में सरदार पटेल जी के पास में वोट ज्यादा थे और नेहरू के पास में नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर दबाव डाल के खुद प्रधानमंत्री बन गए, जबकि राइट सरदार पटेल का बनता था। दूसरा अरे शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए। कमल जी, अब वो जवाब दे रहे हैं, जो भी आपने आरोप लगाए हैं उनके जवाब लेने दीजिए उनको। उसके बाद में वोट चोरी करके इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को हराया। इन्होंने वोट चोरी करे, इन्होंने इतिहास गवाह है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराया इन्होंने। और आगे आ जाओ आप आगे इन्होंने बात करी थी, अब मैं टाइम थोड़ा रह गया, अवैध कॉलोनियों की। इनके टाइम में क्या होता था, सेक्शन 4(6) का नोटिस हम आया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी या उसके ऊपर अवैध कॉलोनियां काट दी। इनके टाइम में यही सरकार का यही काम होता था, अवैध कॉलोनियां काटना। ये इनके टाइम की कटी हुई है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी सरकार का मेन एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। अरे इन्होंने मनीषा बेटी की बात करी। मनीषा बेटी की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जब पता चला, उसी टाइम जिन कर्मचारियों ने कोताही बरती उनको सस्पेंड कर दिया गया था। एसपी का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया। अब बहुत इंटेलिजेंट एसपी लगाए गए वहां पे जो अनुभवी है, इंटेलिजेंट है। और परिवार के माननीय मुख्यमंत्री जी संपर्क में लगातार थे। उन्होंने परिवार के अनुरोध पर, परिवार की मांग के ऊपर इस सारे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, परिवार ने मांग करी थी भाई ये बिटिया की, वैसे तो पोस्टमार्टम वहां भिवानी भी हो गया था, पीजीआई रोहतक में भी हो गया था। परिवार की मांग थी कि एम्स दिल्ली में कराया जाए। दिल्ली एम्स में कराया गया और ये अराजक तत्व वहां पे घुस गए थे और ये कांग्रेस वाले भी वहां चले गए थे अराजकता फैलाने के लिए, अफरा तफरी फैलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। और ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, इनके पास में कुछ नहीं है। जनाधार इनका खत्म हो चुका है, दुकान इनकी बंद हो चुकी है। जनता हमारे साथ है, हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल में हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, आने वाले 30-40 साल तक, क्योंकि जनता भगवान है। हम जनता को भगवान मानते हैं। ये देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं और फिर शराब देते हैं। इनका राष्ट्रीय महामंत्री कहता है बीजेपी का वोटर राक्षस है और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर शराब देता हूं। अरे तेरा शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या भाई? क्या अधिकार है तेरे को जनता को शराब देने का? जनता की जो सेवा करेगा जनता उसको वोट देगी। कल तक आपका वोटर थे, आज हमारा वोटर है। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी और हरियाणा में हमारी सरकार बनी और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने और छोटी सरकार हमारी बनी। जनता ने इनको नकार दिया। इनके सेतिया जो विधायक है सिरसा से, वो कहते हैं भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है और ना आएगा। और इससे फालतू क्या हो सकता है बताइए आप? जी रामराज जी, हमारे पास समय की कमी है, बातें बोलती है। समय की कमी होने की वजह से चर्चा को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। रामराज जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा बहुत गर्म रही और आज का सत्र भी गहमा गहमी के माहौल से जूझ सकता है, जिसके लिए सत्ता पक्ष की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। विधेयक पेश करने के लिए भी तैयारी की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी सत्र को लेकर तैयारी करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 12 बजे कांग्रेस की बैठक रखी गई है जिसमें सभी विधायक शामिल होंगे। तो देखना होगा कि इस सत्र में आज शोर शराबा होता है या फिर जनता के मुद्दों को उठाया जाता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।